हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन दक्ष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बिल्कुल खुश होंगे अपने घरों में। दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए होने वाली है। आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, बीकॉम थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट चेंज हुआ है जिसका नाम है आपका ई कॉमर्स। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे पहले आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता था एक सब्जेक्ट, है ना। उसकी जगह पर ये सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें कितना चेंज है और क्या क्या इस सब्जेक्ट के अंदर अब की बार यूनिवर्सिटी ने डाला है, या हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट यूनिट है मेरे भाई, फर्स्ट यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन ही देखना है। तो हमने क्या क्या है, इंट्रोडक्शन से ही आपकी शुरुआत की है। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हमें कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको ये बात बता देता हूँ। जो ये हमारी वीडियोस होने वाली है, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी यानी कि क्या क्या आपका ई कॉमर्स होता है और उसके जो कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है या इससे रिलेटेड जितने भी सारे कॉलेज हैं या फिर इसके जैसी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी रिलेटेड हुई आपकी, तो इन सभी में बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो उसी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है और हमें देखना है। जो सब्जेक्ट है ई कॉमर्स में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, आपकी फर्स्ट यूनिट है। और ये वाली वीडियो है जो इस वीडियो में पूरी की पूरी एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी जो थ्योरी है उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई, जो ये ई कॉमर्स है, क्या इसका कोई और नाम भी है? ई से आपका बनता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसे दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी को आप कहते हैं ई कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा जो ई कॉमर्स है इसका हम कार्य समझ लेते हैं कि भाई क्या इसके वर्क्स होते हैं क्या नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि इंटरनेट पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई भी सर्विस लेते हैं। जैसे आपने मूवी का टिकट ऑनलाइन बुक कर दिया या फिर आपने कोई भी अमेजोन पे कोई भी शॉपिंग कर ली। इस टाइप से आप जितना भी लेन देन ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से करते हैं, ये सब क्या कहलाता है? आपका ई कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पाद या सेवाएं खरीदना या बेचना। भाई देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कोऑपरेट करता हूँ ना, बोलता हूँ इंग्लिश में, तो आप समझ जाना। एक्चुअली जो पूरा पीडीएफ है कुछ हिंदी में है कुछ इंग्लिश में भी बना हुआ है। ये वाली स्लाइड हिंदी में है, इसके बाद की जो सारी है वे इंग्लिश में आ जाएंगी आपकी। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इंटरनेट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो भी आपका सामान खरीदा या बेचा जाता है या जो भी आप सेवाएं लेते हैं, वो सारा आपका ई कॉमर्स का वर्क होता है। सेकंड पॉइंट है आपका, आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ोन पे या फिर पेटीएम वगैरह इतनी सारी जो चल रही हैं, ये सारे के सारे आपका ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में आ जाते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपका डाटा शेयरिंग से आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि आपका ऑनलाइन, जैसे आप रिज्यूम तैयार करते हैं, आपको किसी भी कंपनी में रिज्यूम लगाना है तो उन्होंने कहा कि भाई मेल कर दो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डाटा शेयर करना। फिर इसके बाद जो एक पॉइंट आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना। इलेक्ट्रॉनिक सामान से क्या मतलब है? जैसे कि आपके पीडीएफ्स हुए, है ना, या फिर आपकी ई बुक हुई। ई बुक समझ रहे हैं? ई बुक कैसी होती है? जैसे ये पीडीएफ है, जिस पीडीएफ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्लाइड है, ये भी तो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है। सपोज करो इसी पीडीएफ के मैं आपसे 50 रुपये लेना चाहता हूँ और इसे मैं किसी प्लेटफॉर्म पे डाल देता हूँ और वहाँ से आप इसे डाउनलोड करते हैं 50 रुपये में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक आपका प्रोडक्ट हो जाएगा।
ऐसे ही आपके फिजिकल्स गुड होते हैं। क्या फिजिकल गुड्स को भी हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज करो आप अमेजोन पे कोई मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, जैसे फ्रिज हुआ, एलईडी हुई, कंप्यूटर हुआ, या फिर आपका कोई भी आपको कुछ भी सामान पसंद आ रहा है तो वहाँ से आप बाय करते हैं, तो वो आपका जो सामान आएगा वो फिजिकल रूप में आपके पास आएगा, जिससे आप यानी कि छू सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको प्रोडक्ट होगा वो आप उसे टच नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर जो एक लास्ट पॉइंट है वो है आपका सेवाओं का व्यापार, यानी जो कह सकते हैं इसको सर्विस का बिजनेस। सर्विस का बिजनेस किस टाइप से हुआ, इसके लिए आप सर्विस का बिजनेस, जैसे कि देखो आपने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज ख़रीदे होंगे जो आपको टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, है ना, वो सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हैं आपको, और डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक ई कॉमर्स का पार्ट हो जाता है। सपोज करो आप क्या करते हैं, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होगी, जैसे आजकल धनी ऐप आ रही है एक। धनी ऐप के अंदर क्या है, डॉक्टर का एक फ्री वो मिलता है आपको जो सब्सक्रिप्शन है ना, तो उसमें डॉक्टर सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हैं वो आपको, तो ये सर्विस का व्यापार कहलाता है इस तरह से। इसके बाद आ जाता है आपका ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, कि इससे भाई क्या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी हम चेंज करते हैं, या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो भी चेंज होती है? बिल्कुल होती है। सबसे पहला पॉइंट है आपका EFT। EFT बोले तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से आप क्या समझते हैं, जैसे सपोज करो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपका फ़ंड कट रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई मैं, जैसे आपने 10-20 साल जॉब कर ली और उसके बाद आप अपना फ़ंड रिलीज़ कराना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं उसको, तो आपने एक फॉर्म सबमिट किया और उसे जो ये ऑफिस होता है वहाँ पे जमा कर दिया और वो आपके बैंक में आ गया, इस तरह से, है ना। या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, है ना, इस तरह से मतलब हो जाता है ये। या एक इसमें ऑप्शन है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जहाँ पे आपका जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जी हाँ, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी यही पॉइंट आ जाता है। जैसे आप व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो इधर से उधर अपना डाटा करते हैं, तो वो आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग के उसमें आ जाता है। क्या ई कॉमर्स से हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ई कॉमर्स से मार्केटिंग या आपकी एडवर्टाइजमेंट करना भी पॉसिबल हो जाता है। एक इसमें वर्ड है कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, जो डिजिटल लाइब्रेरी अगर आपने देखी होगी, जैसे गूगल की लाइब्रेरी है डिजिटल, है ना, अगर आपने शायद देखी हो, तो इस टाइप के वो बात करते हैं यहाँ पे। फिर इसमें एक पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का जो मीन्स आता है वो आपका वेबसाइट से आ जाता है। जैसे वेबसाइट पे आपका बहुत सारा कंटेंट पड़ा होता है, जैसे हमारी वेबसाइट है dreamtopper.in, आप वहाँ से पढ़ते हैं, या एक HDAK24.com है, आप वहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपके बुक्स है, वो सारा का सारा हम ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, तो उसे ही कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। दोस्तों देखो, जो ये सारे पॉइंट है आपको इन्हें इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल बस आपको ये वर्ड ही याद रहें वो ही काफ़ी है। ये सारा वैसे टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये वर्ड याद हो जाए वही काफ़ी है, इसलिए मैं आपको इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। एक फिर है आपका कोलैबोरेशन वर्क, ठीक है। इसके बाद सेल्स कस्टमर सपोर्ट है। जैसे आपने भाई कि कोई प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट है वो परचेज़ किया और वो उस प्रोडक्ट में आपको कोई कमी मिल गई है, ठीक है, फिर आपने क्या कहा, कस्टमर जो केयर है उस पर कॉल किया या फिर ईमेल किया और भाई उनसे कहा कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ख़राब आया है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाता है सेल्स कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिल जाता है ई कॉमर्स के अंदर। एक है आपका फैक्स मोबाइल सर्विस। क्या फैक्स मोबाइल सर्विस मिलती है? जी हाँ, ये भी आपका ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। एक है आपका ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
क्या ये ई कॉमर्स का पार्ट है? बिल्कुल। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा जो जूम ऐप है, इस पे बिजनेसमैन की बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आपको ऑनलाइन कोचिंग कराई जाती है, या फिर जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो उनकी क्लासेस थी वो भी जूम ऐप पे चलती है। तो उसे तो बोलते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे हमारे प्रधानमंत्री थे, वे कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते थे, है ना, इस तरह से जूम ऐप पर। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो ई कॉमर्स होता है ना, उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे इतना डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ। वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जितना आपके लिए ज़रूरी है मैं केवल उतनी ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो आगे की यूनिट आने वाली है शायद उनमें आपको डिटेल से ज़रूरत पड़ेगी। ये केवल अभी आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये सारा हम आगे की जो वीडियोस होगी उनमें आपको डिटेल से बताएंगे कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र क्या होता है, और क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होगा, क्या आपका फिजिकल गुड्स होता है। यानी सारा का सारा जो ये है आपका आगे की वीडियो में आने वाला, ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इंट्रोडक्शन ही आपकी फर्स्ट यूनिट है ई कॉमर्स की। हम अभी केवल जो आपका ई कॉमर्स है उसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एक्टिविटी देखते हैं कि एक्टिविटी कौन कौन सी है। सबसे पहली जो एक्टिविटी आती है वो आपकी आती है ऑनलाइन शॉपिंग करना। आप सब जानते हैं कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग तो हर कोई करता है। ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग है जो वो हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका अमेजोन। आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, और कई सारे भाई बहन हैं वे अमेजोन से शॉपिंग करते भी होंगे। फिर आपने फ्लिपकार्ट का भी नाम सुना होगा, आप फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करते हैं। एक ईबे है, ईबी से भी आप शॉपिंग करते हैं। वॉलमार्ट है, यहाँ से भी शॉपिंग करते हैं। एक वेबसाइट आपकी होम डिपोट है ना, यहाँ से भी आप शॉपिंग करते हैं। एक्चुअली जो ये सारी की सारी वेबसाइटें हैं ये क्या कहलाती हैं, ये वेबसाइट आपके ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। आप ई कॉमर्स को ऐसे शब्दों में समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपका जितना भी बिजनेस का काम होता है ना, आप कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसे सेल्स करते हैं या फिर आप उसे बाय करते हैं, वो सारा का सारा आपका ई कॉमर्स कहलाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में इसका क्या रोल्स है, जो ये आपकी वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, वॉलमार्ट, होम डिपोट, इस टाइप की जितनी भी सारी वेबसाइटें हैं ये आपकी यहाँ पे ETC कर देते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। क्या ई कॉमर्स से पेमेंट करना भी आप, है ना, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, बैंकिंग भी कर सकते हैं आपकी। तो बैंकिंग में देख लेते हैं, जैसे आपका फ़ोन पे है। फ़ोन पे का क्या काम होता है, आपका इंटरनेट बैंकिंग ही तो है, एक तरह की है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हो, है ना। गूगल पे है, एक तरह से ये भी आपकी ई बैंकिंग के अंदर ही आती है, या ऑनलाइन बैंकिंग बोल सकते हैं आप इसको। या फिर आपका क्या है, पेटीएम है, अमेजोन पे है, या फिर इंटरनेट बैंकिंग आती है। इंटरनेट बैंकिंग एक्चुअली ऐसी होती है जो है आपकी, जैसे आपका PNB हुआ या आपकी जो बैंक है, बैंक की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसकी मदद से हम बैंकिंग करते हैं। और जो ये आपका फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह जितने भी पे हैं ये सारे आपके ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर ही आ जाते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। जो थर्ड पॉइंट है आपका ऑनलाइन ट्रैवलिंग टिकट। क्या ई कॉमर्स के द्वारा हम कोई टिकट भी बुक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप मूवी देखने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली वालों के साथ, तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई भीड़ ज़्यादा लगी हुई है यार, है ना। जो आपका टिकट बॉक्स है, सपोज करो कोई मूवी रिलीज़ होती है और उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है ना, जो आपका टिकट ऑफिस है जहाँ से आपका टिकट मिलता है। तो आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है चलो भाई ऑनलाइन बुक कर देते हैं, आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो मूवी के टिकट हैं वे भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ये भी आपका ई कॉमर्स का एक पार्ट होगा। इसके बाद आता है आपका रेलवे के टिकट। क्या रेलवे की टिकट करना भी पॉसिबल है? बिल्कुल भाई, आपका ऑनलाइन होते हैं रेलवे के टिकट, तो वे भी कर सकते हैं हम। क्या रेलवे के टिकट किए जा सकते हैं? बिल्कुल, आपके रेलवे के भी किए जा सकते हैं, एरोप्लेन के भी किए जा सकते हैं, जो आपके एयर टिकट्स होते हैं। या आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आपका टिकट के अंदर ही आ जाएगा। या आप कोई बस का टिकट कराना चाहते हैं तो बस का टिकट भी आपका ऑनलाइन हो सकता है। ये सारा का सारा जो है आपके ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्या ई कॉमर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा भाई। जैसे कि आपका मोबाइल का रिचार्ज हुआ, ये भी तो आपका ऑनलाइन ही होता है ना। आपका जो भी कार्ड वगैरह होता है, सपोज करो मोबाइल का जो सिम है, सिम के अंदर जो रिचार्ज होता है वो ऑनलाइन ऑनलाइन ही होता है आजकल तो। पहले ही वो कूपन वाला सिस्टम होता था कि पहले आपको कूपन स्क्रैच करना होता था और फिर आप उसके अपना नंबर वगैरह डालते थे और अपना रिचार्ज करते थे। क्या आजकल डिश टीवी का रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आप लेके जाते हैं एयरटेल, जैसे एयरटेल का बॉक्स है, फिर सेटअप बॉक्स आपके घर में लगा हुआ है, जो भी आपके घर में डिश टीवी लगा हुआ है, आप उसका रिचार्ज ऑनलाइन कराने जाते हैं 200-250 रुपये का। एक जो हमारा पॉइंट है इसमें डाटा पैक है, जो इंटरनेट है आप उसको डाटा ही जानते हो कि हाँ भाई वो डाटा पैक है। क्या वो ऑनलाइन नहीं होता है? ऑनलाइन होता है भाई। जैसे आप जियो में रिचार्ज करवाते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कि इतने रुपये में आपका इतना डाटा मिलेगा, तो वो भी तो आपका एक तरह से रिचार्ज हुआ। एक पॉइंट है इसमें वाईफाई का रिचार्ज। बहुत से ऑफिसों में या फिर घरों में वाईफाई लगा होता है, वाईफाई राउटर बोलते हैं। तो क्या आप वाईफाई राउटर का रिचार्ज नहीं कराते? 600 रुपये महीना या 350 रुपये महीना, जो भी आपके यहाँ पे सेटअप बॉक्स लगा होगा और जो भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपसे पैसा लेता होगा उसका। फिर यहाँ पे आता है बिजली का बिल। क्या ऑनलाइन मेरे भाई आप बिजली का बिल सबमिट नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। फिर आपका ऑनलाइन शॉपिंग आ जाती है। आप जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी वेबसाइट से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसे भी तो आप पेमेंट करते हो। तो ये सारे के सारे जो मेरे भाई पॉइंट हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अंदर ही आ जाते हैं। और ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं? फिर से आपके ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। ये सारा ई कॉमर्स आपका कहलाता है। फिर इसमें है आपका वर्चुअल एक्चुअल। ये क्या है? ये वर्चुअल एक्चुअल एक तरह से आपका नीलामी की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई किसी चीज़ की कोई नीलामी करता है। सपोज करो आप अपना फ़ोन बेचना चाहते हो, अपनी कार बेचना चाहते हो या अपना घर बेचना चाहते हो, ठीक है, और आपको अच्छे उसका जो दाम है, आपको अच्छा दाम भी चाहिए उसका, है ना, अच्छा पैसा चाहिए। तो आप क्या करते हो, eBay या OLX जैसी जो वेबसाइट है उस पर आप अपनी वेबसाइट वो डाल देते हो। सपोज करो आप कोई मोबाइल सेल करना चाहते हैं, आपका पुराना मोबाइल है, तो उसे क्या करते हैं आप OLX पे डाल देते हैं और OLX पे आपने उसकी जो कीमत है वो डाल दी 5000 रुपीज़, यानी 5000 रुपये। फिर कोई कस्टमर आया, उसने लगाया कि भाई मैं तो इसे 3000 रुपये में ख़रीदूँगा। कोई आया उसने 2500 लगाए, किसी ने लगाए 4500, तो आपने क्या किया, 4500 वाले को सेल कर दी। एक तरह से ये आपकी नीलामी टाइप ही हो जाती है ना। इस तरह से उसमें मतलब बोली टाइप लगती है। तो इसकी भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे eBay का नाम सुना होगा, OLX का नाम सुना होगा या क्विकर का नाम सुना होगा। एक आजकल आप जैसे वीडियो वगैरह देखते होंगे यूट्यूब पे, तो कार24 का भी एक ऐड चलता है ना। तो कार24 है, ये भी आपकी पुरानी कार को सेल करती है। ऐसे इंडिया मार्ट है या फिर मैक्स डील है, ये जो सारी वेबसाइट हैं आपका, ये आपका काम करती है नीलामी का एक तरह से, या पुरानी चीज़ों को बेचना, इस तरह का काम करती है। तो आपका वर्चुअल एक्चुअल में आ जाता है। मेरे भाई जो ये आपकी PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और कहीं भी ये आपको इंटरनेट पे PDF नहीं मिलेगी, क्योंकि ये PDF मैंने खुद से बनाई है यार। आप सोच रहे हो कि आपका भाई ऐसे ही कहीं से ये PDF डाउनलोड की और बस ऐसे ही बक 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 करना शुरू, ऐसा नहीं है। ये वीडियो जो बना रहे हैं, ये जो आपकी PDF है, ये हमने बनाई है जो आपके पॉइंट्स हैं और आपका सिलेबस है उसे देखते हुए। हम फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आपका ई कॉमर्स है उसका मेन गोल क्या होता है ना। तो जो आपका डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप है, यानी जो आपका बिजनेस है उसका डेवलपमेंट करना या फिर उसे ज़्यादा बड़ा विस्तार करना, या बड़े पैमाने पे अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसका पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। एक इसमें है भाई आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, बेटर कस्टमर सर्विस। बेटर कस्टमर सर्विस कैसे है? सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं,
है ना, आप कोई कपड़े खरीदना चाहते हैं, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं जो भी कोई कपड़े बेचता है, वो आप उससे बोलते हैं कि भाई मुझे कपड़े दिखा दो, या फिर आप शूज़ लेना चाहते हो शूज़ दिखा दो, जो भी आप चीज़ खरीदना चाहते हैं आप वो उससे बोलते हो। वो आपको क्या करता है, उसके पास जितनी ही कलेक्शन होगी, सपोज करो उसके पास केवल 5 कलेक्शन है, तो आपको केवल 5 ही तो कलेक्शन दिखा पाएगा, क्या वो आपको ज़्यादा दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ऑनलाइन माध्यम में आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, आप दुनिया भर के यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, दुनिया भर के आपको वो मिल जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट मिल जाएंगे देखने के लिए, है ना। इस तरह से आप ऑनलाइन में ज़्यादा अपनी जो चॉइस है वो चॉइस ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो बेटर कस्टमर सर्विस है वो आपकी बेटर हो जाती है, कि कस्टमर को ज़्यादा सर्विस आप अच्छे से दे सकते हैं अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप अपने सारे के सारे कैटलॉग एक बार में सेंड कर सकते हो। अपना लिंक है, लिंक बनाया हुआ है, तो आप उस लिंक को एक बार के में सेंड कर दो, और या फिर आप अपने प्रोडक्ट की एक पीडीएफ तैयार करो, उस पीडीएफ को जिसे कैटलॉग बोलते हैं वो कैटलॉग व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, वो अपने आराम से देख लेगा। अगर वो आपके यहाँ पे शॉप पे आता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आप उसे 200 के 200 प्रोडक्ट आप उसे दिखाओ, लेकिन पीडीएफ में वो आराम से देख सकते हैं। तो इसलिए ये है बेटर कस्टमर सर्विस। एक पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पे आपका जो थर्ड है, गेटिंग मोर कस्टमर। इसका क्या मीन्स है, सपोज करो आपकी शॉप कोई मेरठ के अंदर है। कहाँ है मेरे दोस्त? मेरठ के अंदर। इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। आपकी शॉप है मेरठ के अंदर। ये मेरठ क्या है? ये मेरठ एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, ठीक है। अरे भाई हाँ, मेरठ के अंदर मेरी शॉप है। अगर मेरे पास जो ये मेरी शॉप है ये ऑनलाइन नहीं है, ये केवल नॉर्मली शॉप है, तो यहाँ पे मेरा जो कस्टमर आएंगे वो केवल मेरठ के आएंगे, है ना। आप जानते हो केवल मेरठ के कस्टमर आएंगे। और यहाँ पे एक साइड में मेरी एक ऑनलाइन शॉप है ना, इसे ऐसा बना देते हैं। ये एक ऑनलाइन शॉप है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरा ऑल इंडिया आ सकता है, क्योंकि भाई जो ऑनलाइन है उसे तो कोई भी देख सकता है। जस्ट ए मिनट ब्रो। तो थोड़ा सा ऐसा वो होता है ना, ऑनलाइन में क्या होता है ना, ऑनलाइन में आपके ज़्यादा कस्टमर आपके पास आते हैं, जबकि ऑफलाइन में इतने कस्टमर आपके पास नहीं आते। एक है आपका रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट। ऑनलाइन में क्या होता है, जो आपका मैनेजमेंट होता है उसकी कॉस्ट बच जाती है आपकी, जबकि अगर आप ऑफलाइन कोई शोरूम खोलते हैं तो उसमें आपकी जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। ऑनलाइन को क्या कर सकता है ना, ऑनलाइन को एक सिंगल पर्सन भी पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकता है। उसे अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है और उसे अपने सारे कैटलॉग वगैरह या जो भी उसकी प्राइस लिस्ट है वो आप उसे डाल देनी है, और बस उसके बाद उसके पास जो भी कस्टमर आता है वो अपने आप से उसकी कैटलॉग वगैरह जो भी है प्रोडक्ट वो खुद से देख सकता है। इसलिए इसमें जो आपके पर्सन है या मैन पावर है, उसमें आपको मैन पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन में। जबकि अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में क्या होता है ना, आपको कई सारे लड़के या फिर कई सारे मैन पावर रखनी पड़ती है, जिससे कि वो आपको आपके कस्टमरों को अच्छे से मैनेज कर सके। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट है रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट। तो ऑनलाइन में आपकी जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो आपकी बच जाती है। इसमें मेरे दोस्त 5 जो पॉइंट है ये आपका है बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ सर्विस, यानी कि स्पीड। भाई आपकी जो सर्विस है इसमें आपकी एक स्पीड से आ जाती है ना सर्विस में, कि आप फटाफट से कोई भी काम कर देते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये एक ऑफलाइन का आपका एक प्रोडक्ट बेकार है। इसके बाद एक पॉइंट है आपका 6 इंक्रीज इन सेल्स। मतलब जो आपके सपोज करो ऑनलाइन अगर आपके कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो मेरे भाई आपकी सेल्स तो अपने आप ही ज़्यादा होनी है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, और सपोज करो मेरठ में कोई आपकी ऑफलाइन शॉप है तो वहाँ पे आपको केवल बस मेरठ के ही जो कस्टमर हैं वो विज़िट करेंगे। अगर आपकी जो शॉप है वो ऑनलाइन है तो वहाँ से आपका ऑल इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड आपको विज़िट कर सकता है, तो वहाँ पे आपके ज़्यादा कस्टमर बन सकते हैं, और ज़्यादा कस्टमर बन सकते हैं तो आपकी सेल्स भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि ज़्यादा आपका बेनिफिट हो सकता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट हैं जो क्लियर हो गए होंगे। और वैसे भी अगर नहीं भी हुए तो इसमें इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम इसमें केवल ये बता रहे हैं कि कौन कौन से इसमें
टर्म्स या फिर कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर होते हैं। और जैसी आपकी यूनिट्स नेक्स्ट यूनिट आएगी तो उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा ई कॉमर्स के बारे में। ये केवल अभी आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप है। इसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ई कॉमर्स ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से टेक्निकल कंपोनेंट्स की नीड्स होती है। सबसे पहले आपको हार्डवेयर चाहिए होगा। यहाँ पे हार्डवेयर आपका ऐसा नहीं है कि आपको भाई शॉप ओपन करनी है, आपको फर्नीचर लगाना है, आपको लाइट लगानी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको क्या है, एक कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की या मोबाइल की आपको नीड पड़ती है। और इसके साथ इसमें एक यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया, इसे बोलते हैं राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर वाईफाई का होता है ना, वाईफाई राउटर, तो उसकी भी नीड्स होती है आपको। फिर सेकंड नंबर पे आपको नीड पड़ती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर बिल्कुल भाई, जब आप ऑनलाइन काम करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर तो चाहिए होगा। इसके बाद आपका एक वेब सर्वर भी होना चाहिए। मेरे दोस्त ये वेब सर्वर, ये क्या पॉइंट आएगा भी हमें समझ नहीं है वेब सर्वर क्या है। आप टेंशन मत लो मेरे दोस्त, वेब सर्वर के बारे में जब आपके यूनिट में ये आगे चल के टॉपिक आएगा, इसे बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगा मैं, शायद आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। वेब सर्वर ये वगैरह वगैरह क्या होते हैं, ये अभी बस आपको एक जस्ट नाम याद करना है कि हाँ वेब सर्वर नाम की भी कोई बला होती है। वैसे वेब सर्वर में आपको थोड़े से छोटे से शब्दों में बता दूं, जो ये हमारी ये वीडियो है आप YouTube पर देख रहे हैं, तो जो YouTube का ये सर्वर है, ये मतलब ऐसे समझो ये YouTube है। YouTube की जो वीडियो कहीं ना कहीं पे तो रखी हुई है ना इंटरनेट पे, अब आपके मोबाइल में तो चली नहीं जाएगी, तो जहाँ पे इंटरनेट पे रखी हुई है ना, उस रखी हुई वस्तु को हम ऐसे बोल सकते हैं, जो रखी हुई जगह है वो वेब सर्वर है, जहाँ पे ये हमारा सारा का सारा ऑनलाइन डाटा स्टोर होता है। जो हमारा ऑनलाइन ये सारा का सारा जाता है, वो वेब सर्वर कहलाता है। और इससे बाद में हम समझेंगे कि भाई वेब सर्वर कितने टाइप के होते हैं और क्लाइंट सर्वर वगैरह वगैरह जितने भी पॉइंट होते हैं, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इंटरनेट से और वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है, इसे हम बाद में समझेंगे। एक पॉइंट है आपका ई कॉमर्स के सॉफ्टवेयर। जो ये आपके ई कॉमर्स है, इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कैटलॉग मैनेजमेंट की, जो आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन आप अपनी शॉप करना चाहते हैं तो आपको कैटलॉग भी बनाना पड़ेगा जितने आपके प्रोडक्ट हैं, तो कैटलॉग मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इसके बाद है प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, कि आप जो आपके प्रोडक्ट हैं उन्हें कैसे डालोगे, उसके जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड करोगे, है ना। और उसमें आपका जो पेमेंट गेटवे है वो किस तरह से लगाओगे, यानी कि कोई भी कस्टमर आपका ऑनलाइन स्टोर विजिट करता है और आपको वो प्रोडक्ट देखना चाहता है, वो प्रोडक्ट की डिटेल देखता है, फिर वो किस तरह से शॉपिंग करेगा, यानी सारे के सारे जो पॉइंट हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद है आपका एक शॉपिंग कार्ड की। शॉपिंग कार्ड क्या होता है, इसे एक तरह से पेमेंट गेटवे बोलते हैं, कि जो भाई कोई कस्टमर होगा वो आपको पेमेंट करेगा ऑनलाइन, तो वो किस तरह से कर सकता है, वो अपने कार्ड से करेगा, यूपीआई से करेगा, पेटीएम से करेगा, वॉलेट से करेगा, या फिर किस तरह से करेगा, ये सारा का सारा शॉपिंग कार्ड का एक पॉइंट होता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की। जो ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन कैसे होगी, है ना, उसके बाद उसका जो बिल होगा वो कैसे जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी क्या होगी, ये इस टाइप में है। इसके बाद है भाई जो प्रोसेसिंग होगी, ये सारा जो वर्क होगा, सपोज करो ये कोई प्रोडक्ट है ना, इस पे यहाँ पे लिखा है बाय नाउ, मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, फिर मुझे कोई नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, फिर मैं अपनी डिटेल फिल करूँगा, फिल करने के बाद वो प्रोडक्ट मेरे घर पे आएगा, या फिर मैं उसे डिजिटल डाउनलोड करूँगा। इस तरह का मतलब ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस होगा, वो हम इस पॉइंट में बात करेंगे। फिर इसके बाद मेरे दोस्त एक है आपका वेब ट्रैफिक। वेब ट्रैफिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई आपका गाड़ी बस चलने वाली है जो ट्रैफिक की बात करने में, ये नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये वेब ट्रैफिक का मतलब होता है आपका कस्टमर से, कि आपके पास कितने सारे कस्टमर आएंगे, आप इतने सारे कस्टमर ऑनलाइन कैसे लेके आएंगे, है ना। आप जानते हैं कि ऑनलाइन तो इतने लाखों करोड़ों में स्टोर बने हुए हैं, तो आपके स्टोर पे ही क्यों आएंगे कस्टमर आखिरकार। वही जो टेक्निक होगी वो आपकी कुछ वेब ट्रैफिक कहलाएगी, है ना। जैसे कि आपके बहुत सारे कस्टमर हैं, ये सपोज करो कस्टमर है ना, ये लल्लू लाल की कोई दुकान है और एक ये दुकान है, तो ये इसे इतना सारे कस्टमर इसी के हैं, तो इसे वेब ट्रैफिक बोलते हैं। एक फिर मेरे दोस्त है कि डाटा एनालिटिक्स।
डाटा एनालिसिस, ये क्या वर्ड है? इस वर्ड को भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, जितने भी आपके पास कस्टमर हैं, वो कस्टमर आपके स्टोर पे कैसा बिहेव करते हैं, है ना। वे कस्टमर हैं जो आपके वे मोबाइल से आए हैं, मोबाइल चला रहे थे, या फिर आपका क्या यहाँ पे लिख देते ना मोबाइल, है ना, मोबाइल चला रहे थे, लैपटॉप से आए हैं, या फिर आपका वो कौन सा सिम यूज कर रहे थे, कौन सा डाटा यूज कर रहे थे, कौन सी कंट्री से आए हैं, है ना, और कौन से आपका प्रोडक्ट देखना चाहते थे, या फिर एनालिसिस में क्या होता है, आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट की आपकी सबसे ज़्यादा मांग आ रही है। ये सारा का सारा जो भी प्रोसेस होता है, ये आपका डाटा एनालिसिस में होता है। आई बात समझ में कि भाई जो मतलब हमारा डाटा होगा ऑनलाइन, जो हमारे कस्टमरों का डाटा होगा, वो सारा का सारा वो एनालाइज करके बताएगा। उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, वही आपके बारे में बात कर रहे हैं हम, उसी बारे में। दोस्त इसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, स्लाइड कहती है एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। हमें एडवांटेज क्या है भैया ई कॉमर्स का, कुछ तो फ़ायदा बता दो। ठीक है भैया बताएंगे, कुछ फ़ायदा होगा जब भी तो यार ई कॉमर्स आया है ना। सबसे पहले प्रोडक्ट इन लो कॉस्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी आपकी कॉस्ट बच जाती है, यानी खरीदने में। भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ऑनलाइन खरीदने में हमारी कॉस्ट बच जाएगी? मेरे भाई बिल्कुल हो सकता है। सपोज करो कोई कस्टमर आपका जो ऑफलाइन में है वो दिल्ली से सामान लाता है, दिल्ली से सामान लाने के बाद उसका कोई टूट फूट जाता है, वो उसे इतना बड़ा स्टोर ओपन करता है ना, लाइट लगाता है, फर्नीचर लगाता है, तो यानी जो उसकी कॉस्ट होगी किसी प्रोडक्ट की यार वो महंगी आने वाली है ना, क्योंकि वो अपना सारा का सारा जो उसका लॉस वगैरह हुआ है या फिर उसने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो सारा का सारा जो मार्जिन है आप अपने प्रोडक्ट में ही तो निकालेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है होता है, ऑनलाइन में तो सपोज करो आप कोई स्टोर बनाना चाहते हैं, आपने क्या काम किया भैया, आपने सीधा जो मैन्युफैक्चरर से आपने सीधा सामान खरीद लिया, और आपने देखा कि आपके पास इतना खर्चा नहीं आया, क्योंकि आप उस सामान को अपने घर पे रख सकते हैं। आपको कोई मार्केट में 20-25 हज़ार रुपये की सोप लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके 20-25 हज़ार रुपये भी बच गए। आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी इतनी नीड नहीं है कि भाई आपको वो प्रोडक्ट दिखाना है, आपको काउंटर नहीं लेना, फर्नीचर नहीं लेना, मैनेजमेंट नहीं रखना। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टोर बनाने में आपकी जो कॉस्ट है, वो आपका जो खर्चा है वो आपका बच जाता है। अगर आपका खर्चा बच रहा है तो आप सीधी सी बात है जो आपका प्रोडक्ट है आप उसे कम मार्जिन पे भी आराम से सेल्स कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट है वो आपका लो कॉस्ट में हमें पड़ जाता है, उसका इतना खर्चा नहीं आता। सेकेंड टर्म क्या है इसमें, ग्लोबल मार्केट। ऑफलाइन में मैंने बताया था आप केवल एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एक छोटा सा एरिया कवर कर सकते हैं। सपोज करो आपके विलेज में शॉप है तो आप केवल अपना विलेज ही कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो शॉप है वो ऑनलाइन है तो आप ग्लोबल मार्केट में आ सकते हैं, नहीं आप पूरा जो वर्ल्ड है वो आपका स्टोर विजिट कर सकता है। हम वर्ल्ड की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि सपोज करो आपको ऑनलाइन स्टोर है कपड़ों का, तो कोई यार पाकिस्तान में बैठा बंदा तो आपसे कोई सामान मंगाने से रहा है ना। लेकिन हाँ जो इंडिया में है वो तो आपसे मंगा ही सकता है। तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं बड़ी मार्केट आपके पास रहती है। थर्ड पॉइंट है इसमें आपका 24 आवर एक्सेस। इसका क्या मीन्स है, जो आपका ऑनलाइन स्टोर रहता है ये 24 घंटे एक्सेस रहता है, यानी कोई भी कस्टमर आपके स्टोर को 24 आवर एक्सेस कर सकता है। ऑनलाइन है ना, ये ऑफलाइन तो है नहीं कि भाई आपको 7 बजे या 10 बजे अपनी शॉप ओपन करनी है और उसके बाद आपको रात को 9 बजे वो बंद कर देनी है, और बंद करने के बाद आपका कोई भी कस्टमर आपकी शॉप विजिट नहीं कर सकता। जबकि अगर आपका ऑनलाइन है तो वहाँ पे कोई भी आपका कस्टमर आ सकता है और कभी भी वो अपना सामान खरीद सकता है, यानी वो कभी भी अपना ऑर्डर डाल सकता है। उसके बाद उसका ऑर्डर आप पहुंच ही जाएगा उसके पास। इसमें एक जो 4 पॉइंट है ये मोर चॉइस फैसिलिटी है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था ऑफलाइन शॉप में क्या होता है कि जो आपका सेलर है ना, वो आपको बस 5, 7, 10 प्रोडक्ट ही आपको दिखाने वाला है। जबकि ऑनलाइन में आपका तो पूरा एक कैटलॉग होता है, वहाँ पे जो आपका यूजर है या कस्टमर है वो कई सारे प्रोडक्ट देख सकता है ना, कई सारे वेरिएंट में देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट है मोर चॉइस फैसिलिटीज़।
एक पॉइंट है इसमें क्विक डिलीवरी का है, यानी कि इसमें जैसे सपोज करो आप ऑफलाइन सामान खरीदने जाते हो अपने शहर वगैरह में, तो यार आपको वहाँ से कैरी करके वो लाना पड़ता है ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आपके घर तक आता है ना, आपको कोई जाना नहीं पड़ता है, तो इसलिए क्विक डिलीवरी है, मतलब अच्छा पॉइंट है। एक पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है कि भाई प्रोडक्ट में क्या क्या यूज हुआ है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कलर कैसा है ना, और मतलब सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है। यहाँ तक कि ऑफलाइन में भी ये बात आपको पता चल जाती है, लेकिन ऑफलाइन में सपोज अगर आपका जो सेलर है जिससे आप सामान खरीदने जा रहे हो, तो यार अगर वो थोड़ा सा ऐसे ही उसका मूड ख़राब हुआ तो वो आपको सारी अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता ना। तो लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो, ऑनलाइन में तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी है। आई होप जो इसके एडवांटेज हैं वो भी आपको समझ आ रहे होंगे। इसके बाद हम एडवांटेज टू बिजनेस समझ लेते हैं कि जो बिजनेस ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का जो एडवांटेज बिजनेस में क्या है। ये तो अभी हमने समझे हैं जो एडवांटेज हैं, ये कस्टमर के लिए क्या एडवांटेज है, कस्टमर के लिए क्या फ़ायदा है ई कॉमर्स का। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जो आपका बिजनेस है, बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहली जैसे हमने बात बताई कि यहाँ पे आपको लार्ज मार्केट मिलती है, यानी कि बड़ी मार्केट मिल जाती है। और दूसरा लो कॉस्ट ऑफ एडवांटेज, यहाँ पे लो कॉस्ट का भी एक वो है नहीं, आप जितना अपना सामान सस्ता बेचोगे उतने ज़्यादा आपका कस्टमर आने वाला है। थर्ड पॉइंट है इसमें लो बैरियर्स फॉर एंट्री, यानी कि कोई भी बंदा यार ऑनलाइन जा सकता है, कोई भी बंदा ऑनलाइन अपनी शॉपिंग और क्या बोलते हैं अपना स्टोर ओपन कर सकता है। उसे ऐसा नहीं है, सपोज करो मैं एक स्टोर बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ मेरे पास प्रोडक्ट है मैं उन्हें सेल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कोई बैरियर नहीं आएंगे ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, है ना। अगर मैं ऑफलाइन करना चाहूँगा तो यार मुझे सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि यार मैं सामान खरीदूँगा कहाँ से। ठीक है, सेम प्रॉब्लम ये आपकी ऑनलाइन में भी है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, यार मैं सामान बेचूंगा कहाँ पे, यार मैं अपनी शॉप ओपन कहाँ पे करूँगा, मैं मैनेजमेंट कैसे करूँगा, है ना, मैं क्या बोलते हैं कितने बंदे रखूँगा, कितनी लाइटें लगाऊँगा, फर्नीचर लगाऊँगा, और मतलब उसका यार सर पक जाता है इतनी सारी बातें सोच के। ऑनलाइन में क्या है, फटाक से सॉफ्टवेयर खरीदना है, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपका लैपटॉप की वो कुछ वो होना चाहिए सिस्टम। ऑनलाइन जाओ, अपना बहुत सारे आपके पास टूल हैं जिसकी मदद से आप आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बड़ा मज़ेदार है इसमें, लो बैरियर फॉर एंट्री, यानी आपको एंट्री करते टाइम आपके सामने कोई भी रुकावटें नहीं आने वाली। एक है इसमें आपका स्ट्रैटेजी का बेनिफिट, इसमें आपको स्ट्रैटेजी का बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। भैया स्ट्रैटेजी बेनिफिट क्या है, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाओ ना। हाँ मेरे भाई समझाता हूँ स्ट्रैटेजी का बेनिफिट कैसे है। सपोज करो ये आपका ऑफलाइन स्टोर है और यहाँ पे आपका ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है मेरे भाई, ऑफलाइन स्टोर में क्या हुआ कि दीपावली आई, ठीक है, या ऐसे समझो मेरा स्टॉक नया आया ऑफलाइन स्टोर में, तो मैंने अपने सामने बोर्ड लगा दिया कि भाई 25% का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे यहाँ पे। अब क्या होगा, 25% डिस्काउंट का जो फ़ायदा होगा वो किस कस्टमर को होगा, जो इसका स्टोर विजिट करेंगे। इतना ही तो है, यानी कि जो इसकी स्ट्रेटेजी है वो केवल इतनी है कि ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट करके अपने कस्टमर को दिखा सकता है। या फिर इसके पास से जिसे सपोज करो कोई जो इसके ओल्ड कस्टमर होंगे, ओल्ड कस्टमर को तो ये कुछ भी नहीं बता सकता कि भाई मेरे पास ऐसी स्ट्रेटेजी आई है या मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना। जो इसके स्टोर पे उस टाइम पे होगा उसी के लिए ये फ़ायदा बंद होगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन में ये फ़ायदा है, सपोज करो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ कोई भी प्रोडक्ट एक बार खरीद लेते हो तो आप उसके कस्टमर रेगुलर टाइप में बन जाते हो, यानी कि आपका डाटा उसके पास पहुंच जाता है। फिर वो क्या करता है ऑनलाइन में, आपके पास समय समय पे आपको मेल करता है या आपको कॉल करता है या फिर आपके पास एसएमएस भेजता है कि भाई 25% डिस्काउंट चल रहा है जल्दी से ख़रीदो, 50% डिस्काउंट चल रहा है जल्दी से ख़रीदो। यानी कि जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी अपना रहा है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, या आप अपना रहे हैं तो वो आपकी बेनिफिट दे रही है, आपका फ़ायदा हो रहा है उसमें, है ना। हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है आपकी स्ट्रैटेजी में, तो हम ये बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी बेनिफिट है आपका। कहाँ पे, ऑनलाइन में, इतना आपका ऑफलाइन में नहीं हो पाता। क्या भैया जी कुछ प्रॉब्लम भी आएगी, डिसएडवांटेज भी होंगे?
बिल्कुल भाई, डिसएडवांटेज तो हर चीज़ के होते हैं ना, डिसएडवांटेज मेरे दोस्त हर चीज़ के होते हैं। अगर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा है तो उसका कोई नुकसान भी होगा। ठीक है, क्या देखते हैं नुकसान क्या है। सबसे पहला लैक ऑफ सिक्योरिटी। लैक ऑफ सिक्योरिटी यार कुछ समझ नहीं आई, पास पल्ले नहीं पड़ी। कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे की वीडियो होगी, जब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि HTTPS क्या होता है ना, इस बारे में हम बात करेंगे कि भाई सिक्योरिटी अगर आपकी वीक रही तो आपका जो ऑनलाइन का सारा है, आपका पेमेंट का या जितना भी सारा है यार ख़त्म हो सकता है 1 मिनट में। मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है। सपोज करो आपका डाटा है, आपका हैक हो गया तो यार ख़त्म सारा डाटा एक बार के में ही। मतलब इस टाइप में बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो हम बाद में बात करेंगे। सेकंड क्या प्रॉब्लम है यार, इसमें हमें डिपेंड होना पड़ेगा इंटरनेट पे मेरे भाई। सपोज करो भारत सरकार ऐलान कर देती है कि भाई 1 महीने के लिए पूरे भारतवर्ष में क्या हो जाता है, इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाती है ना। 1 ईयर के लिए क्या है, इंटरनेट बंद, ऑनलाइन स्टोर ठप। ऑनलाइन स्टोर तो बंद ही हो जाएंगे ना, क्योंकि यार बिना इंटरनेट के आप कैसे ऑनलाइन कुछ खरीद लोगे। सबसे बड़ी दिक्कत इंटरनेट है कि हमें इंटरनेट पे डिपेंड होना पड़ता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, मोर नीड ऑफ एप्लीकेशन। हमें भाई बहुत सारी एप्लीकेशनों की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन बोलते हो एक तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ना अपनी, तो जब हम मैं बताऊंगा कि भाई एप्लीकेशन क्या होती हैं क्या नहीं होती। 4 पॉइंट है आपका इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या मतलब है भैया इसका, मेरे भाई इसका मतलब अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता तो, यानी आपको जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है ना, ये आपको ऑनलाइन स्टोर का जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके साथ आपको यार वो चलाना आना चाहिए अच्छे से, है ना। कॉम्पेटिबिलिटी है जो आपकी उसके अच्छे से बननी चाहिए, तो ही तो आप ऑनलाइन काम कर पाओगे ना, अदरवाइज तो वो बेकार ही है आपका फिर तो। इसके बाद मेरे दोस्त एक पॉइंट आ जाता है कस्टमर प्रोडक्ट व्यूइंग। ये क्या है भैया जी, इसका मतलब है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को व्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब अगर आपका जो प्रोडक्ट है आपका कस्टमर व्यू ही नहीं करता है, देख ही नहीं पाता, तो यार ये भी तो एक डिसएडवांटेज है ना आपके लिए। आपको उसे दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाना पड़ेगा, उसी के लिए एक पॉइंट आता है एसईओ। एसईओ बोल तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। ये हम सीखेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, बस समझेंगे कि क्या होता है, ज़्यादा नहीं। आई होप जो ये PDF आपको समझ आई होगी। इसके बाद इसमें एक स्लाइड हो रहा है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा जी, स्कोप भी है इसके, कुछ देख लेते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो सारी की सारी इसका स्कोप है। जितनी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ पे ई कॉमर्स चलेगा भाई, दौड़ेगा। सेकंड है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। डाटा इधर का उधर हो जाता है, आप अच्छे से जानते हो। आप जब कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो तो यार जो आपका डाटा होता है वो डाटा उसके पास पहुंच जाता है आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है। और तीसरा है आपका इंटरनेट कॉमर्स, यानी जितना भी आपका इंटरनेट है वहाँ पे आपका ई कॉमर्स चालू होता है। इसी का तो हमने नाम दिया है इंटरनेट ई कॉमर्स, यही तो है और क्या है। एंड बस भाई इस वीडियो में यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन अभी ये वीडियो पूरी नहीं हुई है, रुको ज़रा, 45 मिनट की वीडियो हुई है यार। इसके बाद अगर हम चाहें तो क्वेश्चन पेपर देखें इसी वीडियो में या ना देखें। हालांकि यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आप भी बोर हो जाओगे। वैसे देखो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। जो यही वाली वीडियो है ना, जो इन्फॉर्मेशन सॉरी एन इंट्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड हमने क्या किया है ना, देखो ये रे, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चनों को समझना है। जैसे कि ई कॉमर्स एक संयुक्त प्रक्रिया है भाई, हमने अभी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी होता है, इंटरनेट एप्लीकेशन भी होता है, मतलब सारे काम भी तो होते हैं ई कॉमर्स में। अभी बताया ना मैंने आपको। अभी ये एक पॉइंट है, ई कॉमर्स की मुख्य विशेषता जो उसकी प्रकृति को समझती है भाई, सार्वभौमिकता, अंतर संचार, तकनीक आधारित, ये सब यानी सारे पॉइंट हैं यार।
है ना। ई कॉमर्स की जो टेक्निक है वो किसके बेस पे है, किसके आधार पे है। इंटरनेट होगा जब भी चलेगी आपका ई कॉमर्स, है ना। WW होगा जब भी चलेगा, प्रोटोकॉल होना चाहिए, यानी सारे पॉइंट होने चाहिए जब भी तो आपका ई कॉमर्स चलेगा, है ना। ये मतलब इतने सारे क्वेश्चन है यार, आप देख सकते हो लगभग आपके 73 क्वेश्चन है जो आपके केवल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इन सारे क्वेश्चनों को यार अगर चाहें तो हम अभी 44 मिनट्स हुई है, 15 मिनट में सारे क्वेश्चनों को हम निपटा सकते हैं। चलो अभी करते हैं सारे क्वेश्चनों को, है ना, फटाफट से, क्योंकि फिर पता नहीं वीडियो यार, सेकंड वीडियो में सेकंड यूनिट निपटा देंगे, यानी एक वीडियो में एक यूनिट खत्म। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स ने व्यावसायिक लेन देनों का एक नया वातावरण किसका प्रयोग करके बना दिया। यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई ई कॉमर्स ने जो बिजनेस है, बिजनेस में आपका एक नया इन्वायरमेंट ला दिया है ना, ई कॉमर्स के द्वारा बिजनेस में एक नया इन्वायरमेंट आया, वो किसकी हेल्प से आया है। डिजिटल डाटा की, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की, या जो आपका कम्युनिकेशन सर्विस है इसकी वजह से। भाई आप कह सकते हैं इंटरनेट की वजह से। अगर हमारा डाटा क्या बोलते हैं, जो डाटा डिजिटल होता, जैसे कि आपका कंप्यूटर में रखता है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना आपका क्या बोलते हैं ई कॉमर्स का। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा, इंटरनेट बंद है तो यानी सब चीज़ बंद है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स ने फर्स्ट टाइम यानी ऑनलाइन सेल कब की। फर्स्ट टाइम यानी कब आपने इनकी जो फर्स्ट सेल थी वो कब हुई, वो हुई थी मेरे भाई आपकी 1994 में। यार थोड़ी सी इंग्लिश इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जो ये अंग्रेज है ना, अंग्रेज मेरे भाई अंग्रेज हैं जो इंग्लिश वाले हैं, वो थोड़ा भी समझ सकें। एक आपका थर्ड क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का जो आपका आशय है वो क्या है, इंटेंशन ऑफ, है ना, इंटेंशन ऑफ ई कॉमर्स एक तरह से समझ सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग से वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी इंटरनेट की जो मदद से वस्तुओं को सेल्स परचेज करना, सेल या बाय करना। सेकंड ऑप्शन है, इंटरनेट के उपयोग से सेवाएं प्राप्त करना, यानी कोई भी आप क्या बोलते हैं सर्विस लेते हो इंटरनेट से। सी ऑप्शन है इसका, धन व डाटा का लेन देन हेतु हस्तांतरण, यानी कि जो आपका मनी है या फिर आपका डाटा है उसका जो ट्रांसफ़र होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं आप अपना पैसा या फिर डाटा, ये पॉइंट है, या फिर ये सारे पॉइंट है। आप कहेंगे कि भैया सारे के सारे पॉइंट ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो हमें ये सारे के सारे पॉइंट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है। इंटरनेट बैंकिंग, यात्रा बुकिंग, ऑनलाइन बिक्री, ये सभी अभी बताया ना, सारे काम हो जाते हैं यार ई कॉमर्स से, इतने अच्छे से PDF में पढ़ाया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश 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 सदैव इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। ई व्यापार, है ना, इंटरनेट का जो व्यापार होगा वो आपका इसकी मदद से ही होगा हमेशा, इंटरनेट की। क्वेश्चन नंबर 6 है, ई कॉमर्स के क्षेत्र में शामिल है, यानी जो ई कॉमर्स का ये पूरा वो है क्या बोलते हैं फील्ड है, इसमें क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें आपका वित्तीय सेवा, यानी फाइनेंशियल सर्विस। सेकंड है संगीत सेवा, यानी कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड। तीसरा है पुस्तक का बाजार, या फिर ये सभी, भाई कोई भी बाजार हो ई कॉमर्स अपना आराम से आ सकता है, यानी फाइनेंशियल भी आ सकता है, संगीत भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब पे आपके गाने, मूवी, सारे संगीत सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ई कॉमर्स का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में पाया जाता है। ई कॉमर्स का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रयोग हुआ। सबसे पहले हुआ मेरे भाई बैंकिंग में। ई कॉमर्स का जो यूज़ होता है वो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा होता है, जब तो आप यार पैसे कहीं से भी निकाल लेते हो आराम से, जमा कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ई कॉमर्स संसाधन है किसका, इन सभी का। अभी तो बताया ना सारे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार भी है ये, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक क्या है बिजनेस भी है, यानी सारा काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश 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 सदैव इंटरनेट पर संचालित होता है क्या। अभी बताया ई बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 10, वस्तुओं और सेवाओं का इंटरनेट पर क्रय विक्रय कहलाता है, यानी जो वस्तुओं का हम या फिर जो कोई भी सर्विस है उसका इंटरनेट पे हम लेन देन करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, इंटरनेट कॉमर्स कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार, ये केवल आपका इंट्रोडक्शन है,
ठीक है। लेकिन जो इसके बाद के आपकी यूनिट होगी ना, उसमें थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार बातचीत और संबंधों का नेटवर्क है जहां क्या होता है, भुगतानों का आदान प्रदान होता है। यानी पेमेंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भिन्न भिन्न स्थानों पर दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा। सपोज करो दो दोस्त हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो किसकी मदद से करेंगे, या तो ईमेल की मदद से कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की वजह से कर सकते हैं। भाई इन ई बैंकिंग या ई कॉमर्स से तो कोई भी अपना डाटा एक दूसरे से नहीं पहुंचा सकता, तो जो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यानी ईडीआई सामान्यतः बड़ी कंपनियों द्वारा ई कॉमर्स के किस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है मेरे दोस्त गोदाम को आदेश भेजने के लिए। ठीक है, जितने भी गोदाम हैं, गोदाम में सपोज करो जो आपका ऑफिस है यानी कंपनी का ऑफिस है, उसने अपने गोदाम में भेजा कि भाई ये सारा डाटा है, इसके हिसाब से सारा का सारा यूज करो, है ना। कितना प्रोडक्ट रखा है, मतलब कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना नहीं, इस टाइप से डाटा ही होता है वो आपका। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट कॉमर्स ई कॉमर्स का एक उपकार्य है। इंटरनेट कॉमर्स ई कॉमर्स का एक उपकार्य है। इसमें वाणिज्य गतिविधियां सम्मिलित हैं। कौन कौन सी, आदेश देना, कोषों का हस्तांतरण, नीलामी, ये सभी काम होते हैं इंटरनेट कॉमर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, आपूर्ति श्रृंखला फर्म की विभिन्न गतिविधियों को एक क्रम देती है, वे हैं। इसका जो सही आंसर है वो ए एंड बी है, यानी उत्पादों का मूल्य, डेवलप ऑफ प्रोडक्ट और क्रिएट ऑफ वैल्यू दोनों काम करती है। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज द्वारा उच्च क्षमता प्राप्त की जाती है। क्या है भाई, डाटा के मानवीय संग्रहण में या श्रम और कागज की लागत में कमी, या फिर क्या भाई डाटा को मिनटों में हम भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, यही इसका मेन काम है ना। इसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में द्वारा उच्च क्षमता प्राप्त की जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, हम जल्दी से जल्दी यानी मिनटों सेकंडों में अपना डाटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानवीय तथा पूर्ववर्ती वाली प्रविष्टियों का उन्मूलन कमी करता है। सही आंसर मेरे भाई इसका डाटा के संकेतीकरण। फटाफट से कर दें यार, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो ई कॉमर्स रिलेटेड है किससे, मीडिया, डाटा, वीडियो, वेब पेज, ये सभी से है ना, ये सारे पॉइंट सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 19, ये गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों को तैयार माल में बदलकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। आपूर्ति श्रृंखला। कुछ क्वेश्चन के आंसर ना ऐसे होते हैं यार, रट लिया करो, ज़्यादा मत उनमें छेड़छाड़ किया करो। क्वेश्चन नंबर 20, क्रेता से विक्रेता तक इलेक्ट्रॉनिकली सूचनाओं का हस्तांतरण है। संचार सेवा, भाई सुरक्षा तो होगी नहीं ना, जब एक क्या बोलते हैं क्रेता से विक्रेता यानी सेलर बायर की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 21, ई कॉमर्स का संगठन को सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। ई कॉमर्स का संगठन को सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, सारे लाभ हैं भाई, देखो पॉइंट पढ़ते हैं। यह बाजार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कम मूल्यों पर वस्तु की उपलब्धता बिल्कुल होती है। 24 घंटे पहुँच यानी 24 आवर एक्सेस बिल्कुल है, और उपयुक्त हर टाइम रहता है, यानी सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22, ई व्यापार से आशय है क्रय विक्रय से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी बायर सेलर से रिलेटेड है ना, जो कम्युनिकेशन है उसका वो बता रहे हैं। को ऑप्शन बी है ग्राहक सेवा और व्यावसायिक सहयोगी से समन्वय, और पॉइंट है इसका आपका सी। दोनों ए एंड बी
आई भाई देखो, मैं जानता हूँ यार, जो आप हमारे ये सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यार आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, है ना। आपको भी इतनी हिंदी तो आती ही है कि भाई व्यवसाय बिजनेस क्या को कहते हैं और ई कॉमर्स क्या है क्या नहीं है, प्रभाव प्रभावी होता है, मतलब इतनी तो यार हिंदी हर कोई जानता है, तो आपको इतना ज़्यादा वो करने की बात नहीं भाई कि भाई ये प्रभाव क्या लिखा है हमारी समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं होता यार, कुछ समझ सब आता है। थोड़ी सी जो चौंचलेबाजी है ना यार, मैं बोलूँगा कि आप कम ही करो। और वैसे भी यार इतनी तो देखो हिंदी आनी चाहिए, अगर आपको इतनी हिंदी नहीं आती तो फिर आप तो बस बेकार ही हो, समझ लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ई कॉमर्स का जो लाभ है यानी प्रॉफिट ऑफ ई कॉमर्स है वो क्या है? उत्पादकता में वृद्धि, लागतों में बचत, अच्छी उपभोक्ता सेवाएं, या फिर ये सभी। भाई देखो, जो हमारी उत्पादकता में वृद्धि है वो भी होती है ना, प्रॉफिट भी होता है हमारा, अच्छी सर्विस भी होती है, यानी सारे काम हमारे हो जाते हैं। और भाई अगर को ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो आप ऐसा करना, ये जो वर्ड है ना इन्हें गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट कर लिया करो तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवसाय की कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है दोनों ए एंड बी दोनों में, यानी वैश्विक ग्राहक तक पहुंचकर और इंटरनेट के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, ई कॉमर्स स्टॉक और व्ययों की कमी करता है। इसका आंसर है मेरे भाई आपका आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 27, ई कॉमर्स इनमें लगने वाले समय को कम कर देता है। ई कॉमर्स इनमें लगने वाले समय को कम कर देता है। टेलीकम्युनिकेशन और वैल्यू एडेड नेटवर्क, या फिर पूंजी व्यय और वस्तुओं व सेवाओं की प्राप्ति, इसे कम कर देता है, यानी इनमें समय नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 28, ई कॉमर्स द्वारा ग्राहकों को कम खर्चीली वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उन्हें अनेक जगह से खरीदारी करने का विकल्प देकर। और पॉइंट इसका बी है शीघ्र तुलना करके। ऑप्शन है आपका सी, ग्राहकों को अन्य ग्राहकों से बातचीत करने का विकल्प देकर। जो सही आंसर है इसका है आपका ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ई कॉमर्स की महत्वपूर्ण तकनीक सीमा है कौन कौन सी? कि ये इंटरनेट पर निर्भर रहता है, सुरक्षा की इसमें कमी है, अधिक एप्लीकेशन की इसमें क्या होती है हमें नीड पड़ती है, यानी पॉइंट सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 30, ई कॉमर्स व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशेषता है कौन सा? ऑनलाइन विक्रय संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 31, ई कॉमर्स की गैर तकनीक सीमाएं हैं कौन कौन सी? सुरक्षा या निजता, विश्वास में कमी, प्रणाली संघर्ष, ये सभी, है ना। ये मतलब कमी है इसके थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 32, ई कॉमर्स समाज के लिए लाभकारी है क्योंकि जन सेवाओं को कम लागत पर प्रदान करता है, यानी जो पब्लिक है उसमें थोड़े से कम पैसों में भेज देता है ये। क्वेश्चन नंबर 33, ई कॉमर्स एक संयुक्त प्रक्रिया है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की, इलेक्ट्रॉनिक मेल की, इंटरनेट एप्लीकेशन की। मेरे दोस्त सभी की। ये एक संयुक्त प्रक्रिया है, यानी सबका मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 34, ई कॉमर्स तीसरी दुनिया के देशों के लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों को सक्षम करता है अधिक विकल्प प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 35, ई कॉमर्स का जो क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है कहाँ पर? व्यावसायिक संबंधों के विकास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, ये सभी हैं इसके सार्वभौमिकता, अंतरसंचार, तकनीक आधारित। ई कॉमर्स का तकनीकी आधार क्या है? www भी है, इंटरनेट भी है, प्रोटोकॉल भी है, नहीं ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संपूर्ण ई कॉमर्स एप्लीकेशन का प्रदर्शन निर्भर करता है वेब सर्वर, हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली है, ये आपका बाद में समझ में आएगा, लेकिन इसे आप रट सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य ई कैश माध्यम से क्रय करते समय समाधान हेतु रोकड़ भुगतान लिया जाता है। लो कार्ड व्यापार चक्र। क्वेश्चन नंबर 40, वेबसाइट पर मकानों दुकानों की किराए या बिक्री हेतु सूची प्रदर्शित करना सेवाएं कहलाती हैं। ऑनलाइन रियल इस्टेट। इस्टेट का ही तो काम होता है ना, रियल इस्टेट का ये कि भाई मकान दुकान फ्लैट वगैरह बेचने खरीदने, तो इस बस ऑनलाइन तो जोड़ना आपको क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41, इंटरनेट पर फुटकर व्यापार कहलाता है ई टेलिंग। आपने एक वर्ड सुना होगा रिटेलिंग, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टेलिंग। क्वेश्चन नंबर 42, आयात निर्यात व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की। कैसे भैया? आप जानते हैं ना, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं कि यार अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो तो आप कहीं पे भी दे देते हैं पैसे फटाक से। आजकल तो ये ज़माना चल रहा है, अगर आपको एक पेटीज भी खाने जाना है ना तो आप भैया गूगल पे कर लोगे, भैया फ़ोन पे कर लोगे, भैया पेटीएम में है, भैया पेटीएम से काम चला लो। यानी कि यार एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, है ना। नेटवर्क पब्लिशिंग का सबसे प्रचलित साधन है www, इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा ना किसी दिन। क्वेश्चन नंबर 44, सूचनाओं के प्रकाशन की प्रकृति तय की जाती है किसके द्वारा? टेक्निकल स्टैंडर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, सामग्री और सूचनाएं दोनों ऊपर और नीचे की ओर प्रवाहित होती है आपूर्ति श्रृंखला में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 46, जब आपूर्ति श्रृंखला का इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन किया जाता है तब वह कहलाती है क्या? ई सप्लाई श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 47, छोटे व्यापारों और व्यक्तियों को किस रूप में वेब पर सामग्री विकसित करने का अवसर मिलता है? ये आंसर मेरे भाई इसका HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। मैंने गलत बोल दी, ट्रांसफर नहीं है ना, H4 है आपका हाइपर, T4 हाइपर, ठीक है, T4 है आपका टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, M4 है आपका मार्कअप, L से आपका लैंग्वेज। स्पेलिंग पर कभी मत जाना यार, स्पेलिंग गलत हो जाती है भाई की। क्वेश्चन नंबर 48, ई सप्लाई श्रृंखला की सफलता निर्भर है ये सभी: गति, लागत, गुणवत्ता। व्यवसाय की ऑनलाइन उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाएगी मेरे दोस्त? ई बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन ई कॉमर्स के 3 चरणों में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? प्रिवेंशन नहीं है, प्रिसर्वेंशन। रट लो यार, इतना तो रट भी सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 51, ई कॉमर्स का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? मार्केटिंग, विज्ञापन, भंडारण, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 52, ई कॉमर्स में लेन देन होते हैं ई मीडिया प्रयोग द्वारा। EDI से तात्पर्य क्या है भाई? आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 54, EDI में डाटा ट्रांसफर होता है स्टैंडर्ड तथा पूर्व निर्धारित प्रारूप में, यानी कि जो भी इसका स्टैंडर्ड होगा या फिर जो भी उसे पहले से डिसाइड किया हुआ है उसी रूप में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, EDI के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ये इसका सही हो जाएगा डी, डाटा ट्रांसफर स्टैंडर्ड तथा निर्धारित रूप में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56, निम्न में से कौन सा EDI स्टैंडर्ड नहीं है? इसका सही आंसर है TCI/IP।
क्वेश्चन नंबर 57, डैश 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 एंश्योर करता है कि ईडीआई सही तरीके से भेजे गए हैं, क्या? वैन। क्वेश्चन नंबर 58, ACH से तात्पर्य है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ACH मतलब ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। क्वेश्चन नंबर 59, बैंक चेक ड्राफ्टों पर प्रयोग किया जाता है MICR। आपने देखा होगा जो आपका चेक होता है ना, चेक पे इस तरह की बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं यार, है ना, देखिए ना आपने, इस तरह का एक, अबे इस तरह की होती है, तो ये एक MICR कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा पोस्टेड है? क्या कह दिया इसने? निम्नलिखित में से कौन प्रोसेस्ड है? क्रेडिट कार्ड। पोस्ट प्रोसेस्ड है, क्रेडिट कार्ड है मेरे भाई। किस कार्ड में प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चिप के रूप में रहती है? स्मार्ट कार्ड में एक चिप लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 62, इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विसेज का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विसेज, करेंसी सर्वर से नगद खरीद। क्वेश्चन नंबर 63, ई कॉमर्स में माइक्रो कंपोनेंट्स के लिए प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। क्वेश्चन नंबर 64, इलेक्ट्रॉनिक को स्थानांतरण है अच्छा ईडीआई। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात और बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, बड़ी मज़ेदार बात है ना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 65, ईडीआई के लाभ होते हैं कौन कौन से? कोई समय का डिले नहीं, कोई अनसर्टेंट नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई एरर नहीं, या फिर ये सभी इसका सही आंसर है। ईडीआई का भविष्य है अधिक सूचनात्मक, दोनों तरफा संवादयुक्त। क्वेश्चन नंबर 67, ईडीआई संदेश की पूरी स्ट्रिंग कहलाती है डाटा सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 68, POS का तात्पर्य है इनमें से कोई नहीं। पैलेस ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ स्केल्स, पार्टी ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 69, PCI का तात्पर्य है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। जब यार एक बार आप इन्हें याद कर लोगे ना, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 70, FIDI का अर्थ होता है फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, फिर एक दोबारा बोलो, फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, याद हो जाएगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 71, EDI मानक, EDI स्टैंडर्ड B2B व्यापार के लिए आवश्यक है। ये B2B क्या होता है मेरे यार? इसे बोलते हैं मेरे भाई बिजनेस टू बिजनेस व्यापार, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब ये B2B, B2C, C2C, यार ये क्या है, ये बाद में बात करेंगे ना। ये कई सारे तरह के होते हैं, एक तो B2B हुआ है ना, एक B2C हुआ, या एक होता आपका C2C हुआ, C2B हुआ, इतने सारे होते हैं। करेंगे बात इनके बारे में, जो आपकी इसके बाद के यूनिट होंगी उनमें बात होंगी यानी नेक्स्ट यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसको सुरक्षा की क्रियाविधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? वॉलेट। क्वेश्चन नंबर 73, किसी भी बैंकिंग व्यवस्था को जीवन रेखा होती है। किसी भी बैंकिंग व्यवस्था की जीवन रेखा होती है। सही आंसर है इसका आपका संदेश वाहन। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद सभी क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में यार मैं आपको एक कुछ मज़ेदार बात बताऊंगा, है ना। भाई खुल जा,
नहीं खुल रहा। तो वो मज़ेदार बात क्या थी, थोड़ी सी जान लेते हैं। इंटरनेट बंद है भैया, इंटरनेट ओपन करना पड़ेगा हमको। मेरे दोस्त एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है आपका dreamtopper.in। जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है dreamtopper.in को। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। और फिर उसके बाद आपको मेन्यू में जाना है। जैसे ही आप मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बीकॉम ऑनलाइन टेस्ट। कहाँ पे है मेरे भाई, ये आपका पॉइंट है बीकॉम ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला सॉरी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, सिंपली एक क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस आपके सामने इस तरह का कोई ऐड आ सकता है, तो आप उसे क्या काट देना है ना, कोई भी ऐड आ सकता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे मेरे दोस्त, तो देखिए आपके सामने किस तरह के क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट, यानी यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट दे के आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ये जो क्विज है ये आपका 2 आवर यानी 2 घंटे का आपका क्विज है, 2 आवर्स का। और ये कॉर्पोरेट अकाउंट का सब्जेक्ट का है। इसमें क्या किया ना, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट डाले हुए हैं। जैसे बीकॉम ऑडिटिंग हुआ है ना, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग हुआ, इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है यार, इसे तो अगर किसी के सब्जेक्ट हो वो देख लेना। अदरवाइज जो CCS वाले हैं यानी CCS यूनिवर्सिटी वाले हैं वो मत देखना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह आपका ई-कॉमर्स सब्जेक्ट आ चुका है। इसके बाद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप चाहें तो ये सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, है ना। अगर आपका सब्जेक्ट चेंज है तो आप मत देखना, जो आपके सब्जेक्ट मैचिंग हो आप वे सब्जेक्ट देख सकते हैं। अब बात आती है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट शुरू कैसे करना है। जैसे ऑनलाइन टेस्ट है, इस पर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपना नाम डालना है। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ सचिन, और फिर मैं यहाँ पे अपनी एक मेल ID डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने क्या होता है, यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट आ जाता है। जैसे कि पूंजी की राशि जो पूंजी व्याख्या में उल्लिखित होती है जानी जाती है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज मेंशन्ड इन कैपिटल क्लोज इज नोन एज, है ना। जो भी इसका आंसर है वो आपको आंसर लगा देना है। सपोज ये गलत आंसर है, ये सही होगा, इसका आपको आंसर लगा देना है। आपको चारों ऑप्शन फिल नहीं करनी है ना। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको चारों ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका दे रहा है। लेकिन आप जो सा भी आंसर पहले लगाएंगे आपका वही आंसर काउंट होगा। इसके बाद ये जैसे ये गलत है ना, इस तरह से आपको टिक लगाना है, ये वाला मेरा आंसर सही है। इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। आपका यहाँ पे देखो टाइम भी स्टार्ट हो चुका है ना। कर चेंज करो, यहाँ पे आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी लिखे आ रहे हैं। ठीक है ना। इसका मैं 10 ईयर लगा देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसे लगा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ भाई, फिर इसे करता हूँ। इस तरह से आपका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना। और ये आपसे पूछा है डू यू वांट टू फिनिश द क्विज, आर यू श्योर, येस आई एम श्योर, सो आई विल बी ओके, है ना। इसके बाद यहाँ से ये पहिया सा घूमने लगेगा। ये पहिया आपको थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम के लिए बोल रहा है ना। फिर यहाँ पे आ जाता है कि भाई आप फेल हो चुके हैं, डियर सचिन, ओहो नो यू आर फेल, क्योंकि भाई मैंने केवल 2-3 क्वेश्चनों के सही आंसर दिए, बाकी मैंने सारे गलत छोड़ दिए हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि 99 क्वेश्चन में से मेरे केवल 2 ही आंसर सही हैं, है ना। 2 सही हैं तो मुझे 2 उसके जो नंबर है वो मुझे मिल जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है योर स्कोर इज़ लेस दैन 33, क्योंकि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो 33 अंक पे पास करती है और आपके 33% से ज़्यादा होते हैं तो आप पास हो जाओगे, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा हमारी तरफ से। ठीक, यहाँ पे सारी क्विज आ जाती है कि भाई आपने कौन कौन से क्वेश्चन फिलअप किए हैं और किसका क्या आंसर आपने लगाया है। एंड इसके बाद मैं आपको एक मज़ेदार बात और बताना चाहता हूँ। जो ये क्विज है आपने जो वहाँ पे मेल ID सबमिट की थी, है ना, जो सपोज करो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया था, जो भी आप यहाँ पे मेल ID सबमिट करेंगे तो मेरे भाई आपको उसी मेल ID पे एक मेल जाएगा। उस मेल ID में आपके
उस मेल में क्या होगा, आपको एक पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपके चले जाएंगे। और वहाँ पे ये भी बता दिया जाएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है क्वेश्चन और कौन सा आपका गलत है और कौन सा आपने फिलअप किया, मतलब सारा का सारा मेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो आपका भाई ने 2 घंटे तक आपके लिए चिल्लाया हूँ यार, 1.5 घंटे तक, है ना, बहुत मेहनत लगती है। और बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा किसी और नई अन्य वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे अपनी ई कॉमर्स की सेकंड वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। जो भी आपको जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी तरफ से वही विशेष ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय।